नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गुजरात से, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद के पिपलाज में गुजरात का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनकर तैयार हो गया है और हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों भी गुजरात में कई सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बनाए जा रहे हैं बड़े स्केल पर, और ये भी उनमें से एक है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको सेटअप किया गया है, जिनका कहना है कि डेली 1000 मैट्रिक टन ऑफ सॉलिड वेस्ट यहाँ पर प्रोसेस हो पाएगा, जिससे 15 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर प्रोड्यूस होगी। आरडीएफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सबसे पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को बॉयलर्स में डालकर स्टीम जनरेट की जाती है और फिर वो स्टीम टरबाइन्स को पावर करती है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को पावर ग्रिड में सप्लाई कर दिया जाता है। ओवरऑल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 375 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए गए हैं, और क्योंकि इसका इनोवेशन हो गया है तो यहाँ पर ऑपरेशंस भी स्टार्ट होंगे। अगली दो अपडेट इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया से है, जो उनकी इंटरनेशनल ट्रैवल सर्विस को भी और एक्सपांड करने जा रहे हैं, और उन्होंने अनाउंस किया कि भारत और यूएस के बीच एक और सर्विस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों एयर इंडिया भारत की इकलौती इंडियन एयरलाइन है जो भारत और यूएस के बीच फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है। 5 अमेरिकन डेस्टिनेशंस को भी वो सर्व करती हैं, और अभी इंटरनेशनल एक्सपांशन के लिए वो बड़े स्केल पर A350 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने में लगे हुए हैं एयरबस से। और इसी के अंतर्गत रिसेंटली उन्होंने दिल्ली से लंदन के बीच में एक नई सर्विस स्टार्ट भी की थी, और अब दिल्ली के आईजे एयरपोर्ट से यूएस के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सर्विस स्टार्ट होगी। और ये पहली बार होगा कि इन दो एयरपोर्ट्स के बीच एयर इंडिया के द्वारा सर्विस स्टार्ट की जा रही है। हफ्ते में 5 दिन ये ऑपरेट होगी, और पहली फ्लाइट 2 जनवरी को यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। अगली दोस्त अपडेट हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है, जिन्होंने बताया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम अभी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, और सब कुछ सही जाता है तो जनवरी 2025 के आसपास आपको ये एक्सप्रेसवे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ओवरऑल 210 किलोमीटर लंबा एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली और देहरादून के बीच एक अल्टरनेट रूट होगा। एग्जिस्टिंग रूट मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की के थ्रू पास होता है, जिससे कम्यूटर्स को पूरा घूम कर जाना पड़ता है अगर वो दिल्ली की तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये रूट बागपत और सहारनपुर की तरफ से पास होगा, जो कि दिल्ली और देहरादून को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। एनएचएआई के द्वारा बताया गया है कि अभी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। 20 किलोमीटर की फाइनल स्ट्रेच जो कि देहरादून से बिहारीगढ़ के बीच में बन रही है, उसका काम ही फाइनल स्टेज में है, और जो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है वो भी इसी का ही हिस्सा है, और तभी ये स्ट्रेच सबसे लेट बन रही है। इसके अलावा जो बचा हुआ सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उनके ऊपर फाइनल टास्क का काम भी जारी है। अगर दोस्तों जनवरी तक ओपन कर दिया जाता है तो ये एक्सप्रेसवे हमारे देश के उन गिने चुने रोड की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो कि टाइमली कंप्लीट हो पाए हैं। क्योंकि जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तो दिसंबर 2024 इसकी एक्चुअल डेडलाइन सेट की गई थी, और अब दिसंबर तक ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। पहले दिल्ली से देहरादून के बीच जहाँ 5 से 6 घंटे लगते थे, अब ये डिस्टेंस सिर्फ 2.5 घंटे में ही कंप्लीट हो पाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों कांडला पोर्ट अथॉरिटी कांडला पोर्ट को भी और एक्सपांड करने जा रही है, और इसके लिए उन्होंने 27,000 करोड़ रुपये के बजट प्लान कर लिए हैं। दोस्तों कांडला पोर्ट हमारे देश की वन ऑफ द मेजर पोर्ट है, जो भारत का अरब और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड हैंडल करती है। कांडला पोर्ट अथॉरिटी काफी लंबे समय से प्लान कर रही है कि इस पोर्ट को वो बड़े स्केल पर एक्सपांड कर दे, पर क्योंकि ये पोर्ट एक क्रीक के अंदर लोकेटेड है तो इसकी ज्योग्राफी इसके फेवर में नहीं है, जिसके चलते बड़ी शिप्स के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज बनाना डिफिकल्ट है। और इसी कारण ही तूना तेकरा टर्मिनल को इस पोर्ट से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बनाया गया है, जो बड़े शिप्स को हैंडल कर सकता है। और उसी सेम स्ट्रेटजी का इस्तेमाल यहाँ पर कांडला पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा किया जाना है। 6 किलोमीटर का वाटर फ्रंट इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कांडला पोर्ट और तूना तेकरा टर्मिनल के बीच, जहाँ पर एक कंटेनर टर्मिनल और एक मल्टीपर्पज बर्थ बनकर तैयार होगा। दोनों के लिए 3-3 किलोमीटर रिजर्व रखा गया है। एक कंसल्टेंट को भी यहाँ पर हायर कर लिया गया है, जो इसके लिए डीपीआर तैयार करेगा, और जब वो डीपीआर तैयार हो जाएगी तो उसी के बेसिस पर और चीज़ें हमें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर सबर्बन रेल से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर सबर्बन रेल को एक और फंडिंग बूस्ट मिल गया है, क्योंकि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 300 मिलियन यूरोस का लोन और अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों बेंगलोर सबर्बन रेल आप कह सकते हैं कि बेंगलोर का बिगेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट है, क्योंकि 150 किलोमीटर की रेल लाइन्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, और जितना भी पैसा यहाँ पर खर्च होना है उसमें से 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जबकि 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी, और 60% पैसा लोन के रूप में आएगा, जहाँ पर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बिगेस्ट लोन प्रोवाइडर है। 500 मिलियन यूरोस का लोन ये ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं, जो R6 लाइन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब 300 मिलियन यूरोस का एडिशनल लोन यहाँ पर अप्रूव किया गया है, और इसका इस्तेमाल भी R6 लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, और अभी एक यूएस बेस्ड कंपनी नोएडा में एक अमेरिकन सिटी को सेटअप करने जा रही है। दोस्तों नोएडा को इस तरह के प्रपोजल काफी लंबे समय से मिल रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले एक जापानी सिटी और एक कोरियन सिटी का प्रपोजल भी यहाँ पर आया था, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि येडा ने एक्सेप्ट कर लिया था, और न्यू नोएडा मास्टर प्लान के अंतर्गत दोनों को इंक्लूड भी किया गया है। अमेरिकन सिटी आप कह सकते हैं कि उसमें लेटेस्ट एडिशन होगा। ब्लू स्काई वेंचर्स के द्वारा प्रपोजल भेजा गया था, जो अमेरिकन कंपनीज को नए मार्केट्स में एक्सपांड करने में हेल्प करती है।
इनके द्वारा बताया गया है कि $4 बिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी अगले 6 सालों के अंदर और ओवरऑल 1200 एकड़ के एरिया में इनकी अमेरिकन सिटी फैली होगी, जिसके लिए सेक्टर 22D, 22E, सेक्टर 5 और 5A इन 4 को आइडेंटिफाई किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके ऊपर कैपिटलाइज भी कर रही है और अभी इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया गया है और ऑफिशियल्स को यह कह दिया गया है कि इसके लिए जल्दी से जल्दी लैंड अलॉट की जाए। और वैसे उसमें आपको बता दूं कि अमेरिकन सिटी, जापानीज सिटी और कोरियन सिटी दोनों से बड़ी होने वाली है, क्योंकि जापानीज सिटी 395 हेक्टेयर्स और कोरियन सिटी 365 हेक्टेयर्स के एरिया में बनेगी, जबकि अमेरिकन सिटी अगर आप हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करें तो 485 हेक्टेयर्स के एरिया में बनने वाली है। होपफुली हमारी अथॉरिटीज़ को मटेरियलाइज कर पाएंगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वो BHEL के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लेंगे और इसके लिए वो जल्दी प्रपोजल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजने वाले हैं। दोस्तों BHEL का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भोपाल में बना हुआ है, जो कि ओवरऑल 125 एकड़ के एरिया में फैला है। क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, इस तरह की 20 से ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं और अभी ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड है, काफ़ी रेयरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि वो इसको टेक ओवर करके और रेनोवेट करके भोपाल या फिर मध्य प्रदेश के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके लिए ओपन कर देंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका प्रपोजल जल्दी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजा जाना है। तो अगर हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जिनकी ये प्रॉपर्टी है, वो इसे अप्रूव कर देती है तो मध्य प्रदेश सरकार उनका काम यहाँ पर स्टार्ट कर देगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।